आज के दिन में मन को समझना चाहते हो तो मनोविज्ञान, थियोलॉजी, लिंग्विस्टिक और ये जो दर्शन शास्त्र के जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी है उनसे हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। पहले के ज़माने में मन को अच्छे से समझने के लिए इतनी बड़ी सुस्पष्ट और गहन कुछ थ्योरीज थी नहीं। तो इन बातों में मन को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा हमको किसी चीज़ों पर विश्वास करना होता, विश्वास श्रद्धा करना होता, किसी हाइपोथेटिकल कोई थ्योरी आगे रख कर उसके हिसाब से मन को समझना होता। मगर पश्चिमी जो थियोसॉफिकल और लिंग्विस्टिक्स की पिछली जो आविष्कार है, जो मान्यताएं हैं, उसने जीवन जगत और मन को समझने के लिए, उसको व्यर्थ जानने के लिए, उसको उसकी व्यर्थता को समझने के लिए बहुत अच्छा और प्रभावकारी सिद्धांत बनाया है। तो हम आज इसमें स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के माध्यम से हम अपने मन को समझेंगे। मन क्या है, हम मन को कैसे मानते आए हैं और मन को कैसे मानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, ये दो बातें इसमें होगी। और जिस तरह हम मन को मानते आए हैं, उसको समझते आए हैं, उस पैटर्न को तोड़ना है, उसको डिकंस्ट्रक्शन करना है, तो ही हम आगे छलांग ले पाएंगे, हम मन के जंजालों से बाहर आ पाएंगे। मगर पश्चिमी ये जो सिद्धांत हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, ये थ्योरीज है भौतिकवादी ही, ये साइंस की थ्योरी है। इसके माध्यम से हम आत्मा को जान तो नहीं पाएंगे, मगर इसके माध्यम से हम मन को जान पाएंगे, मन की व्यर्थता को जान पाएंगे और उससे ऊपर उठने को हमको बहुत सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है और वो कैसे जीवन जगत और मन को और लैंग्वेज को वो देखते हैं, ये बातें समझनी होगी। ईस्वी के 1960 के पहले जो विश्व जगत में लेटेस्ट थियोलॉजी का आविष्कार था, उसको बोलते थे कि वो स्ट्रक्चरलिज्म है। और 1960 के बाद जैसे जैक डेरिडा आ गया, उसने डिकंस्ट्रक्शन का थ्योरी लिया, उसमें रोला बार्थ आ गया जिसने डेथ ऑफ द ऑथर कहा, और इस सब के बाप के रूप में जो नीत्शे आ गया जिसने डेथ ऑफ द गॉड और कंसेप्ट ऑफ सुपरमैन की बात की। तो इन गतिविधियों से पश्चिमी जो दर्शन है वो अचानक छलांग कर गया, है ना। ये बहुत बड़ी छलांग है, केंद्र से अकेंद्र की तरफ ये छलांग है। इस तरह पश्चिम की या पूरब की जो चिंतन की धारा है कभी भी छलांग ला नहीं पाई। हम देखें विश्व ज्ञान वाङ्मय की जो धाराएं हैं, उसकी जो विकास की गति है, उसमें क्या होता है कि कोई एक थ्योरी आती है तो उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है, दूसरी थ्योरी पहले वाली थ्योरी को विस्तारित करके उसी के आगे कोई नई कड़ी उसमें जोड़ के वो व्यवस्थित होती थी। मगर 1960 के बाद जो डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा आई, वो पिछले जो चिंतन की धारा थी उसी के कड़ी के अगली कड़ी के रूप में नहीं आई। वो पहले की जो भी चिंतन धारा थी वो सबको ध्वंस करके आई, वो सबको छोड़ के आई। उन सभी मान्यताओं को जो भी मॉडर्न एज में, चाहे फिजिकल लेवल में हो, चाहे मेंटल रूप में हो, जो भी थ्योरीज आई, वो सभी को एक ही झटके में
उसका जो केंद्र है वो भंग करके नए सिरे के साथ वो डिकंस्ट्रक्शन आया। तो एक बड़ी ये छलांग है विश्व जगत में, विश्व चिंतन की धारा में। परंपरागत कड़ी जो चलती आ रही वो सब लीग में चल रही थी, तो इसमें क्या हो गया कि वो लीग को ही तोड़ दिया गया और लीग को माना ही नहीं। तो उसको कहते हैं वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, वो डिकंस्ट्रक्शन है। तो इसमें हम पहले माने कि हमारी परंपरा में चलती आई जो चिंतन की धारा है, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं या मॉडर्निज्म कहते हैं, उसमें चीज़ों को वो कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, या मन को वो कैसे लेते हैं, लैंग्वेज को वो कैसे लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म कहेगा कि जो भी चीज़ है उसका कुछ केंद्र होगा और वो चीज़ किसी और चीज़ों से निर्माण हुई होगी। कोई भी चीज़ है तो उसका अवयव होगा, उसके आइटम होंगे, उसके एलिमेंट होंगे। बहुत सारे एलिमेंट को जोड़ के एक जो रूप बना दिया जाएगा, तो उससे वो स्ट्रक्चर बनेगा और हर एक स्ट्रक्चर का एक केंद्र होगा, उसकी बनावट होगी, उसका एक आकार होगा, उसका एक मीनिंग होगा। ऐसे ये मानते हैं। जैसे कि एक घर हो गया, तो एक घर बनाने में जो भी ईंटें, सीमेंट, छड़, ये जो भी चीज़ आएगी है ना, इस सब को जोड़ जाड़ के एक घर बनेगा। उसमें काट पात भी आएंगे, मार्बल भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी, ग्लास भी आएंगे। तो ये सभी जो भी एलिमेंट हो गए है ना, ऐसे एलिमेंट जैसे छड़ी हो गई, रड हो गया, ईटा हो गया, सीमेंट हो गया, बालुआ हो गया है ना, कांच हो गया। तो ये 25-30 जो भी आइटम हैं वो उस घर के एलिमेंट है, वो तत्व हैं। वो सारे एलिमेंट को एक आपस में जोड़ना होगा। एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट लगाना होगा, दूसरे के ऊपर तीसरा लगाना होगा। तो ऐसे एक रूप का निर्माण करना होगा और इस रूप से निर्माण करके जो बनेगा वो होगा घर। और वो घर का वो सेंटर होगा कुछ है ना, उसको हम बोलेंगे कि घर ऐसा होना चाहिए। जो विश्वास होगा उस पर, जो धारणाएं होगी उसको वो मानेगा स्ट्रक्चरलिज्म। तो किसी भी वस्तु और इकाई को वैज्ञानिक रूप से उसके अवयवों को जोड़ के बनने वाली जो भी संरचना होगी, उसका वैल्यू, उसका केंद्र अध्ययन करने वाला जो विषय है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। वो परंपरावादी होगा। तो स्ट्रक्चरलिज्म मन को क्या कहेगा? स्ट्रक्चरलिज्म मन को भी ऐसे ही देखेगा। मन भी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे शब्दों से और अर्थों से जिसका निर्माण हुआ है और उसके कोर में कुछ न कुछ केंद्र होगा, है ना। तो मन के केंद्र में क्या मन के स्ट्रक्चर में क्या केंद्र होता है? मन के केंद्र में वो स्ट्रक्चर में वो केंद्र होगा मैं, है ना। मैं उसका सेंटर है, हर एक चीज़ का सेंटर होता है, ऐसा मानता है स्ट्रक्चरलिज्म, है ना। हर एक थ्योरी के रूट में कुछ ना कुछ वो एक केंद्र होगा। इस पर वो विश्वास करता है, श्रद्धा करता है। तो हम जिसको मन कहते हैं वो मन क्या है? वो बोलेगा मन अनेक शब्दों, विचारों के द्वारा निर्माण हुआ एक स्वरूप है, एक बनावट है जिसके केंद्र में मैं है। आप देखें, मन के केंद्र में मैं होता है और उस मैं के कारण मन में विचार चलते हैं। उस मैं को वो विचार अच्छा लगा तो वो अच्छा बोलेगा, बुरा लगा तो बुरा बोलेगा। किसके आधार पर अच्छा व बुरा बोलेगा? वो मैं के कारण, है ना। तो मैं केंद्र है।
ये मेरा है, ये तेरा है, तो इस सब में मैं केंद्र में आएगा। तो भीतर मैं खड़ा हुआ होगा, उसके आसपास विचारें चलेंगे और वो केंद्र होगा और ये सब जग होंगे। मन यानी जग है, वो ईटे है। वो परखाल कैसे बनता है, वो परखाल के जैसे मन बनेगा और केंद्र में मैं होगा। तो ये बात स्ट्रक्चरलिज्म कहता है। इसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि किसी भी चीज़ों का केंद्र नहीं होता है और जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके जो अवयव होते हैं उसी के वो जोड़ नहीं होता। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके जो एलिमेंट होंगे वो सभी के जोड़ होगा, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। मगर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कहेगा कोई भी स्ट्रक्चर उसके जो एलिमेंट है उससे वो ज़्यादा होगा और हम उस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर के अवयव को हम निकाल सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं और वो स्ट्रक्चर मान्यताओं से बना हुआ होता है। परंपरा में ऐसा नियम होता है कि ईंटें ऐसे ही लगाना है, इस तरह ही लगाना है। कविता लिखनी है तो इस तरह ही लिखनी है, इसमें ऐसे छंद रखना है, ऐसे उसका वर्स बनाना है। तो एक केंद्र में वो विश्वास करते हैं। कविता बनानी है तो ऐसे बनानी है, घर बनाना तो ऐसा बना, एक कुर्सी बनानी है तो ऐसे बनानी है। तो पहले ही कोई केंद्र मान के उसके बाद अवयवों को जोड़ के वो बनाता है। ये डिकंस्ट्रक्शन क्या कहेगा कि आपने जिन चीज़ों को जोड़ के स्ट्रक्चर को बनाया वो अपूर्ण हो गया, क्योंकि आपने उस वक्त और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया जिन अवयवों को आप उसमें ले जाते और उसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरा हो सकता है। आपने घर बनाने में जो ग्लास का प्रयोग किया उसके कारण वो ग्लास अब और काम में उपयोग नहीं आएगा, उसको आपने सीमित कर दिया। उस ग्लास से और बहुत हजारों चीज़ बन सकती थी, आपने एक घर के दरवाजे पे उसको लगा दिया। तो अवयव जो होते हैं वो फ्री होते हैं, उसी के होते नहीं। आप उनको ज़बरदस्ती लेकर आते हो और आप उसको स्ट्रक्चर देते हो, आप उसको केंद्र मानते हो। इसलिए हर एक स्ट्रक्चर एक मानी हुई बात है ना, वो रियल है नहीं। आप दूसरी तरह से उसको, उसका अवयव को मिलाते तो उसका स्ट्रक्चर और हो जाता। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर पूर्ण होता नहीं। तो इसलिए स्ट्रक्चर को आप डी स्ट्रक्चर कर दो, उसको आप विनिर्माण कर दो, उसको आप ख़त्म कर दो और फिर दूसरे तरह से आप उसका निर्माण करो। ये बात कहेगा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इसमें विश्वास नहीं करता कि किसी भी चीज़ का केंद्र होता है। जैसे आप कहें मन का केंद्र, स्ट्रक्चरलिज्म कहेगा कि मन का केंद्र होगा, लैंग्वेज का केंद्र होगा, लैंग्वेज का केंद्र होगा वो मन, मैं। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कहेगा किसी चीज़ का भी केंद्र नहीं होता, इसलिए मन का भी केंद्र नहीं होता। मन में जो हम मैं कहते हैं वो मैं भी एक मानी हुई बात है। अगर हम मैं को मैं नहीं कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में मैं को तू कहने की व्यवस्था होती तो हम आज मैं को तू भी कहते। इसलिए मैं को मैं कहना कोई अंतिम सत्य की बात है नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं, ये मानी हुई बात है। जैसे हमने गाय को गाय माना तो इसलिए आज हम गाय को गाय कहते। मगर हमने अगर गाय को पेड़ बोला होता पहले तो आज हम गाय को पेड़ कहते हैं। तो गाय को गाय कहने में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ था नहीं, वो एक मान्यता ही थी, वो केंद्र वहाँ पर था नहीं। तो ऐसे ही हम अपने को मैं कहते हैं, तो अगर हमारे लैंग्वेज में मैं की जगह तू होता तो आज हम तू कह के अपने मैं को पुकारते हैं।
तो इसलिए मैं केंद्र है नहीं। और मन में जो विचार चलते हैं उन विचारों के द्वारा जो भी आपके भीतर अनुभव होता है वो डिफरेंस होता है। डी इंस्ट्रक्शन में जैसे जैक डेरिडा कहता है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, कोई भी चीज़ केंद्रित ही नहीं। हर एक चीज़ क्या होती है कि वो डिफरेंस होती है, अर्थात वो सरकते जाती है, चिपलते जाती है, एक जगह पर रुकी नहीं है। मगर हम मानते हैं कि वो एक जगह पर रुकी है। जैसे मैं, हम बोलते हैं वो एक जगह पर रुका है कहते हैं, मगर वो लैंग्वेज एक जगह पर रुकी हुई नहीं होती है, वो डिफरेंस होती है, वो दूसरे में जाती है, तीसरे में जाती है। जैसे आप बोले एक शब्द जैसे बिल्ली, जैसे आप बिल्ली क्या है बोलेंगे तो आपके भीतर दूसरा विचार आएगा कि बिल्ली जो चूहे को खाती है ना, तो फिर बिल्ली की जगह चूहे आ जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि चूहे क्या है, तो फिर तीसरा शब्द आएगा जैसे वो धान खाने वाले जानवर, तो फिर धान शब्द आ जाएगा। फिर धान क्या है इसका अर्थ आप जानोगे तो जिसको आदमी खाता है, तो फिर आदमी आ जाएगा। इसलिए भीतर कहीं पर भी एक केंद्र बना नहीं। शब्दों के अर्थ केंद्र में नहीं आते, वो चिपलते हैं, है ना। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, दूसरी से तीसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। आप कुछ कहें तो उसका अर्थ होगा तो अर्थ चिपलते जाएगा। तो इसीलिए सेंटर होता नहीं, स्ट्रक्चर का सेंटर हो नहीं सकता। मन का भी, लैंग्वेज का भी, कोई भी वस्तु का भी स्ट्रक्चर व कोई भी केंद्र या कोई अंतिम सत्य ऐसा होता नहीं। मगर हमको लगता है कि कोई ऐसा अंतिम केंद्र जैसा कोई एक स्थिर तत्व होता है, हम इस तरह लेते हैं, है ना। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म के जो जन्मदाता है लैंग्वेज में, जो फर्डिनांड डी ससुर, तो वो कहेगा कि लैंग्वेज में दो बात होती है, एक होता है सिग्निफायर, एक होता है सिग्निफाइड। वो कहता है जब हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे पेड़ बोल दिया आपने, तो जो आपने पेड़ बोला वो एक क्या है, वो साउंड है, वो वास्तविक पेड़ वो है नहीं, है ना, वो तो एक साउंड है। तो इसको वो बोलता है वो सिग्निफायर है, वो किसी चीज़ को संकेत करने के लिए बोला गया, वो खुद ही वस्तु है नहीं, वो किसी वस्तु को संकेत करने की व्यवस्था है। मगर उसके बाद पेड़ ये बोल के आपके भीतर जो इमेज बनेगा पेड़ का, वो पेड़ होगा वो सिग्निफाइड, है ना। वो शब्द सुन के आपके भीतर जो छवियाँ आएगी पेड़ों के बारे में, जो पहले आपने पेड़ देखा है व जो अभी देख रहे हैं, तो भीतर जो पेड़ के बारे में इमेज आएगा वो बोलते हैं वो सिग्निफाइड है ना। तो लैंग्वेज में इस तरह दो आयाम होते हैं, वो बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म वाले। मगर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहेंगे, ये दो होते नहीं है, क्योंकि वो रुका हुआ होता नहीं। आप जिसको सिग्निफाइड करते हैं वो सिग्निफाइड फिर सिग्निफायर हो जाता है, हर एक सिग्निफायर हो जाती है। जैसे आपने बोला बिल्ली, तो आवाज़ जो बिल्ली का है वो साउंड, वो हो गया सिग्निफायर। तो फिर आपके मन में जो चित्र आया बिल्ली का, वो हो गया सिग्निफाइड। मगर यहाँ पर नहीं रुकेगी बात। फिर जब आप बिल्ली को याद करेंगे तो बिल्ली के पीछे फिर और चीज़ें भी आएंगी। जैसे बिल्ली आपके पास आ गई तो चूहे भी आएगा फिर, है ना। तो फिर चूहा, अब चूहा बन जाएगा फिर सिग्निफाइड, अब बिल्ली बन जाएगा सिग्निफायर, है ना। तो भीतर केंद्र नहीं बनेगा। सिग्निफाइड कभी भी स्थिर नहीं होगा, वो फिर सिग्निफायर में बदलेगा,
फिर दूसरा सिग्निफाइड वो निर्माण करेगा। तो ऐसे वो मन का स्ट्रक्चर है। आप देखिए हमारा मन का क्या स्ट्रक्चर होता है। क्या मन कभी स्थिर होता है? क्या आपके मन में कोई थॉट आया तो वो केंद्रित होकर एक ही थॉट रहता है? नहीं रहता। एक थॉट आपको दूसरे थॉट में ले जाता, दूसरा थॉट आपको तीसरे में ले जाता, तीसरा चौथे में ले जाता, और कैसा कैसा हो जाता। और ये वृक्ष की शाखा जैसी निकलती है, ऐसे निकलते हैं ये शब्द भी। एक से दूसरे ही नहीं, एक से चार निकलेंगे और एक एक से फिर पाँच निकलेंगे। तो ऐसे शाखा की तरह वो फैलते जाएंगे। तो इसमें कोई भी केंद्र नहीं होगा कि जहाँ कोई वर्ड, कोई विचार वो रुक जाएगा। कोई भी विचार हमारे भीतर रुक नहीं जाता, रुकेगा नहीं, क्योंकि सेंटर ही नहीं है विचारों का, है ना। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी के माध्यम से हम ये जाने कि हमारा जो माइंड है वो कुछ है नहीं वास्तविक, वो प्ले है, वो एक मनोरंजन है, एक बात करने के लिए आदमी ने बनाई हुई एक व्यवस्था है, लैंग्वेज। उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें न अर्थ होता है, उसमें न केंद्र होता है, न उसका कोई स्ट्रक्चर होता है। इसलिए उसका आप डी स्ट्रक्चर कर दो, उसका आप विनिर्माण कर दो। और विनिर्माण करने का क्या अर्थ है? आप जिस पैटर्न के थ्रू मन को जानते हैं तो उसको आप बदल दो और दूसरे ढंग से देखने की शुरुआत करो, क्योंकि अंतिम सत्य तो है नहीं। इसीलिए जो डिकंस्ट्रक्शन वाले और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले होते हैं ना, वो जो बाइनरी अपोजिशन है उसको वो उल्टा देते हैं। जैसे हमारी स्ट्रक्चरलिज्म में या परंपरा में दो बातों को माना हुआ है, जैसे रात हो गया, दिन हो गया, महिला हो गया, पुरुष हो गया, उजाला हो गया, अंधेरा हो गया। तो ये दो बातें हम मानते हैं, और इसमें जो उजाला है उसको महत्व देते हैं, जो अंधेरा है उसको महत्व नहीं देते। जो दिन है उसको महत्व देते हैं, रात है महत्व नहीं देते हैं। ऐसे ही जो पुरुष है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, महिला है उसको कम महत्व देते हैं। डिकंस्ट्रक्शन आपको बोलेगा कि ये दो बात होती नहीं है ना, क्योंकि जो दिन है वही रात है। अगर रात नहीं होता तो दिन नहीं होता। तो ये दो बात है नहीं, वो एक ही बात है ना। तो मन में विरोधी जो विचार होते हैं ना, हम लगता है कि दो है, जैसे अच्छा पॉजिटिव थॉट आया और नेगेटिव थॉट आया। हमको ये लगता है ये पॉजिटिव थॉट आया अच्छा हुआ, ये नेगेटिव थॉट आया बुरा हुआ। तो हम इसका कैलकुलेशन करके जज बन के बैठ जाते हैं, है ना। तो डिकंस्ट्रक्शन बोलेगा कि भैया ये गलत और बुरा दो अलग अलग बातें हैं नहीं। गलत के भीतर बुरा छिपा है, बुरा के सही छिपा है, सही के भीतर बुरा छिपा है। वो दोनों साथ साथ में ही आते हैं ना, वो अलग अलग दो है नहीं। बाइनरी अपोजिशन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। बाइनरी अपोजिशन को स्वीकारना वो किसी सेंटर को स्वीकारना होगा। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो लोगोसेंट्रिज्म, वो सेंटर नहीं मानेगा किसी चीज़ का। और हमारी जो ट्रेडिशनल है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसमें हम किसी न किसी को सेंटर मान के आए। इसीलिए जो अध्यात्म में जो हम आगे बढ़ते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अपने को सेंटर मान के आए, है ना। जैसे मैं जो थॉट है उसको हम मानते हैं कि ये सेंटर है ना। वो उसको हम मानते हैं कि सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह हम इसको लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, शरीर है, तो हम मानते हैं कि ये शरीर क्या है, ये एक सत्य है ना। आप देखें, शरीर सत्य नहीं है, मन सत्य नहीं है, क्योंकि मन और शरीर जिन एलिमेंट से बन के आया है ना, वो एलिमेंट को आप अलग अलग कर दो तो इसका स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। या ऐसे कहे कि जैसे आपका मन जैसा अभी बना है, अगर जिन जिन समाज और शिक्षा और दीक्षा और संस्कार से बना है, आप शिक्षा दीक्षा संस्कार परिवार इसको चेंज कर दो, ये मन का स्ट्रक्चर भी दूसरा बनेगा। जैसे आप हिंदू घर में पैदा हुए तो आपका मन का स्ट्रक्चर अभी ऐसा है, तो आपको बचपन में ही कोई ले जाकर क्रिश्चियन या मुस्लिम घर में
आपका पालन पोषण करे तो बाद में जो आपका मन का स्ट्रक्चर बनेगा वो दूसरा होगा, भिन्न होगा। इसलिए स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट होता है ना, वो एलिमेंट ही गलत होता है, क्योंकि हमने उसको एक पैटर्न की तरह उसको लगाया हुआ होता है। अगर हम उसको दूसरी तरह लगा देते तो मन का स्ट्रक्चर दूसरा ही हो जाता। तो जो चीज़ उसके अवयवों को चेंज करने से चेंज हो जाती, उसमें सेंटर नहीं हो सकता, उसमें केंद्र नहीं हो सकता, वो अंतिम सत्य भी नहीं हो सकता। इसलिए मन अंतिम सत्य नहीं है, शरीर भी अंतिम सत्य नहीं है, और मन के भीतर कोई मैं जैसा होता नहीं है, हमारी ये मान्यता है। स्ट्रक्चरलिज्म व मॉडर्निज्म की थ्योरी के थ्रू हमने मान लिया कि लैंग्वेज में मीनिंग होता है, वस्तुओं में अर्थ होता है। हमने ये बात मानी। हमने अपना शरीर देख लिया तो हमने ये मान लिया कि ये शरीर में अर्थ होना चाहिए, ये शरीर में मैं होना चाहिए। और हमने अपना अनुभव किया तो हमने ये सोच लिया कि मैं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मैं होना चाहिए, तू होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना। जो हमारी मान्यता है ना, ये है, ये सेंट्रलिज्म है। ये कहीं सेंटर को खोजने की बात है। आप सेंटर खोज रहे हो, क्यों खोज रहे हो? क्योंकि आप रुकना चाहते हो किसी एक चीज़ पर और आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप सीमित होना चाहते हो। तो पोस्ट डिकंस्ट्रक्शन क्या बोलेगा कि आप क्यों रुकते हो, किसी एक क्षुद्र व्याख्या करके किसी चीज़ों पर रुकते क्यों हो? तो आप ऐसी व्याख्या क्यों करते हो जो व्याख्या आपको किसी केंद्र पर रोक के रखती है? तो आप व्याख्या करना बंद करो, क्योंकि जो व्याख्याएं हैं वो अपनी अपनी है। हर एक का मन का स्ट्रक्चर क्या है वो इस हिसाब से व्याख्या करेगा। तो इसलिए एक ही चीज़ है तो हर एक आदमी अलग अलग व्याख्या करेंगे, तो कहीं भी सत्य है नहीं, है ना। एक कविता लिखी है किसी ने, 100 आदमी ने उसको पढ़ा, 100 आदमी के 100 अर्थ निकल के आएंगे। तो कविता में क्या लिखा है, कवि ने क्या बताया है, वो दूसरी बात है, मगर जो उसको पढ़ने वाले लोग होंगे ना 100, वो अलग अलग अर्थ निकाल के लाएंगे उसमें। तो इसलिए कविता का कोई एक मीनिंग हो नहीं सकता, है ना। वो कविता का एक मीनिंग नहीं है। वो कविता लिखने वाला जो कवि है उसने भी वहाँ पर कुछ मीनिंग, कुछ केंद्र स्थापित नहीं किया है, उसने एक प्ले किया है। वो एक प्ले है, गेम है। उसने कुछ शब्दों को जोड़ जाड़ के रख दिया और उससे कुछ अर्थ प्रकट हो गए, और वो अर्थ भी लोगों ने कैसा लगाया तो उसी किस्म से वो अर्थ का अनर्थ होगा। और जो कवि भी लिख रहा है वो भी क्या सोच के लिख रहा है, वही बात वो लिख नहीं पाएगा। उस पर भी समाज का असर पड़ेगा। वो जिस समाज में जिया है, उसके परिवार के, उसके शरीर के, उसके मन के असर उसमें आएंगे। तो कविता ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो संपूर्ण है, जिस पर केंद्र है, जो रुकी हुई है, जो कोई एक मान्यता है, ऐसी कोई है नहीं। कविता वास्तव में एक खेल है, उसका केंद्र होता नहीं, अंतिम अर्थ भी होता नहीं। आप जैसे समझे उसको आप डिकंस्ट्रक्शन करके समझ सकते हो। तो डिकंस्ट्रक्शन करने का क्या अर्थ है, जो हम परंपरा से मानते आए हैं ना, ये बात कि किसी चीज़ पर भी सत्य होता है, कोई भी बात अंतिम बात हो सकती है, तो इस बात को त्यागना है और फिर दूसरे आयामों से उसको देखना है। तो इसको डिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हमारी आंख अंधी हो गई क्योंकि हम एक ही चश्मा लगा के बैठे हैं और उस चश्मा का कलर भी एक ही है। वो चश्मा का जो कलर है वो केंद्र देखने वाली है ना, और सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ देखने वाली चश्मा हमके लगा के आए हैं। तो जिस भी चीज़ को हम देखते हैं उसको हम दो बातें उसको ध्यान में रखते हैं, इस पे यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसका कोई केंद्र है। तो इस तरह हम देखते आए हैं, चाहे समाज को देखें, चाहे राजनीति को देखें, चाहे रिलेशनशिप को देखें, तो चाहे अपने मन को देखें, चाहे अपने शरीर को देखें। जैसे एक परिवार में ऐसे स्ट्रक्चरलिज्म की व्यवस्था के थ्रू ये परिवार का केंद्र माना जाता है कोई एक पुरुष, तो डिकंस्ट्रक्शन वाले बोलेंगे
कि पुरुष को ही क्यों केंद्र मानना, आप महिला को भी केंद्र मानो। तो केंद्रों को भंजन करके आप फिर से देखो तो आपको फिर नया अर्थ आएगा, है ना। भिन्न आयाम से आप उसको देखो तो नया अर्थ आएगा। तो एक ही लीक पर आप चल रहे हो। तो ऐसे राजनीति में भी जैसे होता है कि राज परंपरा होती है, सम्राट राजवंश होता है, तो वो राज संस्था मानना, क्या केंद्र मानना, राजनीति का केंद्र कोई होता है, वो अंतिम सत्य होता है, इसको मानना। तो डिकंस्ट्रक्शन बोलेगा कि आप राज संस्था को त्याग के दूसरे आयाम से भी राजनीति को देखो। तो डिकंस्ट्रक्शन आपको आपके जो चश्मा है एक ही जगह देखने की, एक ही बात को ढूंढने की, तो उसको वो ध्वंस करेगा और आपको नए आयामों के साथ आपको फिर से देखने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को समझ के आप अपने मन को फिर से देखो। आप अपने मन को मैं मान के आए हो, पहली बार मन का केंद्र मैं मान के आए हो, मगर वो मैं केंद्र कोई होता नहीं है, वो तो डिफरेंस होता है ना। मैं जब कहते हैं तो मैं में भी ऐसा ही डिफरेंस होगा। आप कहेंगे कि मैं माने क्या, आप कहेंगे कि मैं माने मेरा शरीर, तो मैं का डिफरेंस हो गया, अर्थ चिपल के चला गया शरीर पर। तो फिर आप कहें कि शरीर क्या है, तो फिर बात आएगी शरीर कोई एक भौतिक चीज़ है ये वो, और फिर भौतिक क्या है वो दूसरा शब्द आएगा, है ना। तो सेंटर कहीं नहीं होगा ना, मैं का सेंटर कहीं नहीं होगा। आप बोलेंगे कि मैं यानी ये शरीर, ये मन, तो फिर मन क्या है, आप बोलेंगे कि विचार, फिर विचार क्या है, आप बोलेंगे कि भाव, फिर भाव क्या है। तो ऐसे कहीं पर आप नहीं पहुंचेंगे। तो सेंटर होता नहीं है, हम सेंटर मान के आए हैं, तो इसको फिर दोबारा देखना है, उसका सेंटर को चेंज करके देखना है, बाहर से देखना है, बाहर आकर संपूर्णता में उसको देखना है। ऐसे जब आप देखोगे तो आप फिर मैं को मैं कह नहीं पाओगे, विचारों को सत्य नहीं कह पाओगे, विचारों में सत्य ढूंढने के लिए विश्वास नहीं करोगे, और आप अपने मन में चलने विचारों को, आपने अपने भीतर का जो अहम वृत्ति है, इनको नए ढंग से देखने का कोशिश करोगे। तो धीरे धीरे जो आपने स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी के थ्रू, हैबिट परंपरा के थ्रू जो आप जिस बातों पर विश्वास करके बध के आए हैं, वहाँ से आपका खुलना हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे और नए ढंग से देख पाओगे क्या होता है मन, क्या नहीं होता। मित्रों, इससे आगे की बात जो है वो मेडिटेशन के थ्रू हम अनुभव कर सकते हैं। आप नए मित्र कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो मुझे बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।